सोचिए, नींद से जागते ही आपको खबर मिले कि आज पानी नहीं आएगा तो आपका क्या हाल होगा। जाहिर है आप बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जल हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है, या फिर यूं कहें कि जल ही जीवन है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन वह दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया जल संकट से जूझ रही होगी, क्योंकि इसका आगाज हो चुका है। कभी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सागर कहलाने वाला अरल सागर अब पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। इतिहास में यहाँ कभी नाव चलती थी और इन नावों के जरिए मछलियाँ पकड़ने का काम खूब किया जाता था। यहाँ हर साल प्रवासी पक्षियों का दीदार करने का मौका मिलता था और यह सागर न जाने कितने लोगों के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत था। लेकिन अब यहाँ खड़ी बड़ी बड़ी नावें जंग खा रही हैं और यहाँ केवल रेत ही रेत नजर आती है। पानी सूखने की वजह से सागर ने रेगिस्तान का रूप धारण कर लिया है। लिहाजा आज इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर अरल सागर के नष्ट होने की क्या बड़ी वजह हो सकती है, इसके खत्म होने के पीछे किसका हाथ है और क्यों अब यह विशाल सागर हमारे बीच नहीं रहा। अरल सागर की विशालता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इतिहास में इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता था। दरअसल अरल सागर मध्य एशिया में स्थित एक झील है, जिसके बड़े आकार की वजह से इसे सागर कहा जाता है। यह उत्तर में कजाकिस्तान और दक्षिण में उज्बेकिस्तान के बीच स्थित एक झील थी। इसका अस्तित्व 24,000 साल पुराना माना जाता है। स्थानीय भाषा में अरल का शाब्दिक अर्थ है द्वीपों की झील, यानी सी ऑफ आइलैंड्स, जो 1100 से अधिक द्वीपों का जिक्र करता है। कभी इस सागर का क्षेत्रफल 68,000 वर्ग किलोमीटर था, जो कि 2007 तक अपने मूल आकार के मात्र 10% पर आ गया है। आज हालत यह है कि अब इसका 1% हिस्सा भी मौजूद नहीं है, क्योंकि अरल सागर इंसानों के लालच की भेंट चढ़ चुका है। अरल सागर की दुख भरी कहानी सुनकर आपका दिल भी पसीज जाएगा। साल 1950 तक यहाँ खूब चहल पहल रहती थी। रोजाना मछुआरे मछली पकड़ने के लिए आते थे और करीब 60,000 लोगों के लिए अरल सागर आजीविका का मुख्य स्रोत था। यहाँ बड़े स्तर पर मछली पकड़ने का कार्य किया जाता था। स्थानीय मछुआरों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि अनेक मछलियों की प्रजातियों समेत अन्य समुद्री जीवों से भरे इस विशाल सागर का अस्तित्व यूं अचानक विलुप्त हो जाएगा। दरअसल रूसी वैज्ञानिकों का मानना था कि अरल सागर का पानी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका पानी सिंचाई और कृषि के लिहाज से काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसलिए सोवियत संघ के नेताओं ने एक परियोजना बनाने का फैसला किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने अरल सागर पर आधारित एक परियोजना को अमल में लाने का कार्य शुरू कर दिया। उन्होंने आर्थिक उत्पादन बढ़ाने के लिए एक ऐसी परियोजना का निर्माण किया जिसमें अरल सागर दफन हो गया। इस प्रोजेक्ट के तहत कपास और चावल की खेती के लिए अरल सागर के नजदीक वाली जमीन को कृषि भूमि में परिवर्तित किया जाना था। इस परियोजना को शुरू करने के पीछे यह मकसद था कि मध्य एशिया और कजाकिस्तान के अंदर और बाहर कपड़ा कारखानों के बिजनेस को बढ़ावा मिले। इसके अलावा वे कपास को एक्सपोर्ट करके अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना चाहते थे। हालांकि उनकी मेहनत रंग लाई और कपास का उत्पादन दोगुना हो गया। इस तरह सोवियत संघ का नाम दुनिया के प्रमुख कपास निर्यातकों में शामिल हो गया और वह पूरी दुनिया में कपास का 1/4 उत्पादन करने वाला देश बन चुका था। लेकिन इसी के साथ ही अरल सागर की कहानी खत्म होने के कगार पर थी। 1960 के बाद के दशकों में पानी मोड़ने के लिए बनाई गई नहरों की गलत व्यवस्था और सूखे की वजह से अरल सागर की तटरेखा में काफी कमी पाई गई। एक गलत परियोजना और लालच के चलते 1960 से 1980 के बीच अरल सागर में करीब 75% पानी की कमी दर्ज की गई। इस परियोजना को शुरू करने वाले अच्छी तरह जानते थे कि कपास और चावल की खेती के लिए पानी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सूखे इलाकों में इन फसलों की खेती का कार्य शुरू किया। नतीजतन अरल सागर सूखाग्रस्त क्षेत्र में तब्दील हो गया। इस परियोजना के ड्राफ्ट पर बारीकी से नजर डालें तो सारा मामला समझ आ जाएगा। 1960 में सोवियत संघ के सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए अमू दरिया और सिर दरिया दोनों नदियों के पानी को मोड़ दिया गया। इसके बाद ही अरल सागर के सूखने का सिलसिला शुरू हो गया। इन नदियों के बहाव को डेजर्ट एरिया के सिंचाई के लिए विभाजित करने का फैसला किया गया था। अमू दरिया और सिर दरिया के जरिए इस सूखे इलाके को सींचने का कार्य किया जाता था। ये दोनों नदियां दक्षिण पूर्व की पहाड़ियों से पिघली बर्फ और स्थानीय वर्षा का पानी अरल सागर में लाने का काम करती थी। मगर तत्कालीन सोवियत संघ सरकार ने यहाँ कपास समेत अन्य कृषि उत्पादों को बढ़ाने के लिए इन दोनों महत्वपूर्ण नदियों के पानी की दिशा को बदल दिया। केनाल और डैम के जरिए इस कार्य को अंजाम दिया गया और इस कारण अरल सागर में पानी की आपूर्ति लगभग बंद ही हो गई। नदियों की दिशा बदलने और पानी की डायरेक्ट सप्लाई बंद होने से अरल सागर में पानी की कमी बढ़ने लगी और यह सूखने लगा। इसके साथ ही खारेपन के स्तर में भी इजाफा हो गया। अरल सागर के नष्ट होने की एक अहम वजह यह भी है कि यहाँ हानिकारक रसायनों और उर्वरकों के उपयोग की वजह से यह प्रदूषित हो गया। 1997 में सूखे की वजह से अरल सागर की हालत इतनी खराब हो गई कि वह 4 झीलों में बंट गया। इन्हें
उत्तरी अरल सागर, पूर्वी बेसिन, पश्चिमी बेसिन और सबसे बड़े हिस्से यानी दक्षिणी भाग को अरल सागर का नाम दिया गया। साल 2009 तक अरल सागर का दक्षिण पूर्वी भाग पूरी तरह से सूख गया और दक्षिण पश्चिमी हिस्सा एक पतली पट्टी में बदल गया। जब पर्यावरण विचारकों की नजर दम तोड़ते अरल सागर पर गई तो उन्होंने इसके अस्तित्व को बचाने के लिए खूब आवाज उठाई और अरल सागर को सूखने से बचाने के लिए एक डैम प्रोजेक्ट बनाया जो 2005 में पूरा हुआ। इसके बाद साल 2008 में अरल सागर में पानी का स्तर 2003 की तुलना में 12 मीटर तक बढ़ा हुआ दर्ज किया गया। मगर सच्चाई ये है कि इन सब प्रयासों के बावजूद सागर की स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं आया, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहीं ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते प्रकोप की वजह से अरल सागर को बचाना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। साल बीतते गए और अरल सागर के सिकुड़ने का सिलसिला कायम रहा। नासा की माने तो 1960 में अरल सागर में बर्फ पिघलने और बारिश की वजह से 50 घन किलोमीटर ताजा पानी पहुंचता था, लेकिन 1980 तक यह आंकड़ा शून्य हो गया। 2014 में नासा ने अपने सैटेलाइट की मदद से फिर से अरल सागर की कुछ तस्वीरें साझा की, लेकिन इस बार मामला काफी चौंकाने वाला था। नासा ने खुलासा किया कि अरल सागर लगभग पूरी तरह से सूख चुका है और आखिरी सांसें गिन रहा है। झील सिकुड़ती जा रही है और इसके खत्म होने से स्थानीय जलवायु भी प्रभावित हो रही है। अब यहाँ गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है। सबसे ज्यादा नुकसान 2014 में रिकॉर्ड किया गया, जब दक्षिणी अरल सागर का पूर्वी भाग जो मूल झील का केंद्र था लगभग पूरी तरह से सूख गया था। इस तरह वर्तमान में अरल सागर अब पूरी तरह से सूख चुका है। यहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं बची है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 24,000 साल पुराना अरल सागर अब सिर्फ इतिहास का पन्ना बनकर रह गया है। इसका अस्तित्व लगभग पूरी तरह से मिट चुका है। अब यहाँ केवल रेत और नमक के टीलों के अलावा जंग लगे जहाज ही दिखाई देते हैं। पानी का कोई नामो निशान नहीं बचा है। जब यहाँ तेज हवाएं चलती हैं, तो यह बालू मध्य एशिया से उड़कर जापान और स्वीडन तक पहुँच जाती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह रेत स्थानीय लोगों के लिए बीमारियों का कारण बन सकती है। यहाँ प्रकृति का इतना भयानक प्रकोप पड़ा है कि जीना दुश्वार हो गया है। अराल सागर के सूखने का सबसे बड़ा नुकसान यहाँ के समृद्ध मछली उद्योग पर पड़ा है। मछली उद्योग पूरी तरह से खत्म हो गया है और इसी के साथ यहाँ बेरोजगारी और आर्थिक परेशानियों का सिलसिला जारी है। एक रिपोर्ट के अनुसार अराल सागर के नष्ट होने के साथ ही लोगों के पास यहाँ रहने की वजह भी खत्म हो गई थी। न तो अब यहाँ रोजगार बचा था और न ही जनजीवन। ऐसे में स्थानीय लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि अराल सागर के जीवन और संघर्ष के नाजुक दौर में एक समय ऐसा भी आया जब इसका तट मयाक शहर से कई किलोमीटर दूर चला गया। अभी शहर में इतने कम लोग बचे हैं कि उन्हें आराम से गिना जा सकता है। वर्तमान समय में अरल सागर के आसपास के इलाकों में पेड़ पौधे लगाने का कार्य किया जा रहा है ताकि स्थिति में सुधार आ सके। सोचिए, कपास का एक्सपोर्टर बनने की होड़ में उज्बेकिस्तान ने खुद अराल सागर का दम घोंटकर उसे हमेशा के लिए दफन कर दिया। आपको सुनकर हैरानी होगी कि मौजूदा समय में उज्बेकिस्तान का नाम दुनिया के टॉप 10 कॉटन एक्सपोर्टर की लिस्ट में शामिल भी नहीं है। यह केवल एक सागर के दुनिया से अलविदा कहने की दर्द भरी दास्तां नहीं थी, बल्कि मतलबी इंसान की वह सच्चाई थी जिसने अपने फायदे के लिए प्रकृति के एक अहम हिस्से को ही खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, इंसानों की एक गलत फैसले की वजह से न जाने कितने सीख क्रिएचर्स और पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो गई, जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों, प्रकृति को बचाने के लिए इंसान को कौन से ठोस कदम उठाने चाहिए, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।